Beta, if you are feeling that diffraction is a difficult topic, I'm going to explain you most important question of diffraction for your board exam and I hope it will help you. बहुत ध्यान से समझना। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स ओपन होती हैं। इस पे जब वेवफ्रंट्स गिरते हैं तो उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट होती हैं। वो सेकेंडरी वेवलेट्स स्क्रीन पर जाकर सुपर इम्पोज होती हैं और कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं अकॉर्डिंग टू द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। और हम लोगों को इस तरीके का पैटर्न मिलता है, जहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं वहां ब्राइट फ्रिंज और जहां डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं वहां डार्क फ्रिंज। तो जो लाइट वेव्स आई उनका यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइट एनर्जीज का। कहीं लाइट एनर्जी कलेक्ट हो गई और कहीं से लाइट एनर्जी डिसअपियर हो गई। ठीक है, अगर इन दो स्लिट्स में से एक स्लिट बंद कर दें तो ये पैटर्न चेंज हो जाता है। और ये पैटर्न कैसा दिखता है? सेंटर में एक ब्राइट बड़ा सा पैच, उसके ठीक बाद डार्क फ्रिंज और फिर कमजोर सी ब्राइट फ्रिंजेस, ऑल्टरनेटली डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो बहुत वीक हैं, यानी बहुत कम लाइट एनर्जीज इन ब्राइट फ्रिंजेस के पास है। मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज विद द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो जब दो स्लिट्स में से एक स्लिट बंद कर देते हैं तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न में बदल जाता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट हुआ उसका कुछ हिस्सा तो एक्सपोज नहीं होता है, ये जो ब्लॉक्ड पार्ट है ये उसे रोक लेता है, लेकिन जो हिस्सा एक्सपोज्ड है उससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से निकली सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर जब सुपर इम्पोज होती हैं तो इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली और इस तरीके का पैटर्न देती हैं। लेकिन जब दो स्लिट्स ओपन होती हैं तो दो डिफरेंट वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं और वो यहां इंटरफेयर करके इस तरीके का पैटर्न देती हैं। ये है इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें फ्रिंजेस ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल थिकनेस की हैं। ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज सेंट्रलाइज्ड और कलेक्टेड एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो अब डिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? अगर लाइट रे किसी ऑब्स्टेकल से ऑब्स्ट्रक्ट होती है, उसका वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा आगे जाने पाता है और कुछ हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो जो वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं वो इंटरफेयर करके जिस पैटर्न को प्रोड्यूस करती हैं उसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। व्हेन एन ऑब्स्टेकल ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, अगर उतना छोटे ऑर्डर का डायमेंशन का कोई ऑब्स्टेकल दैट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, उसके रास्ते में लाइट क्या आ जाता है? लाइट बेंड्स। ये लाइट रे और ये वेव फ्रंट जा रहा था, बहुत छोटे डायमेंशन का वेवलेंथ के ऑर्डर का ऑब्स्टेकल रास्ते में आ गया जिसने पार्शियली वेव फ्रंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया। कुछ हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, कुछ हिस्सा अलाउ है आगे जाने के लिए। देन लाइट रे बेंड्स एट द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। जैसे पानी अगर यहाँ से फेंका जाए तो वो सीधा नहीं जाएगा, पानी की वेव्स इस तरीके से इसके इन हिस्सों में भी स्प्रेड कर जाएंगी। वैसे ही बिल्कुल लाइट भी वेव की तरह शैडो रीजन, यहाँ पर शैडो होना चाहिए था, यहाँ पे शैडो होना चाहिए था, शैडो रीजन में बेंड करके एंटर कर जाती हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल एंड देन लाइट एंटर्स इन द शैडो रीजन, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को हम सेकेंडरी वेवलेट्स के टर्म में भी डिफाइन करते हैं और शैडो रीजन में बेंड करके एट द एज ऑफ ऑब्स्टेकल एंटर कर जाना, इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे, मैंने दोनों डेफिनेशंस यहाँ लिख दी हैं और डिफ्रैक्शन 2017 के बाद नहीं पूछा गया है, इसलिए 24 में इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। व्हेन एन ऑब्स्टेकल ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट is placed in the path of light, light bends and enters in the shadow region. This phenomena is called diffraction. इसके बाद डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच डिफरेंस, मोस्टली ओनली वन डिफरेंस, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ ईयर नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 में नहीं आया है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड सवाल है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन एक एक डिफरेंस हो गई। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन कहती है व्हेन टू और मोर वेव्स act together at a point, that means superimpose, modification of intensity of light is interference. Redistribution of intensity of light takes place, that is called interference.
डिफ्रैक्शन का जो सिंपल डेफिनेशन है वो आप ले सकते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज ऑफ ऑब्स्टेकल इज डिफ्रैक्शन। इसके बाद सेकेंडरी वेवलेट्स के टर्म्स में इंटरफेरेंस is interference of secondary wavelets which are originating from two coherent wavefronts। दो अलग अलग coherent wavefronts से जो secondary wavelets निकल रही हैं उनका superposition, उनका interference कहलाता है। Diffraction is interference of secondary wavelets which are originating from same partially obstructed wavefront। सेम पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड वेवफ्रंट से निकली हुई सेकेंडरी वेवलेट्स का इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद इनका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बच्चों बनाओगे तभी ये करेक्टली आप ड्रॉ कर पाओगे। इंटरफेरेंस के पैटर्न में आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये जो यहाँ पे मैक्सिमा बनाएंगे, ये पीक जो बनाएंगे लाइट इंटेंसिटी की, ये सेंट्रल और या जीरो ऑर्डर का मैक्सिमा कहलाएगा। इसके बाद इंटरफेरेंस में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आपको बिल्कुल स्क्रीन के मिड पॉइंट से पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी, पहला पाथ डिफरेंस पहले मिनिमा के लिए λ/2, दूसरे मिनिमा के लिए 3 λ/2, तीसरे मिनिमा के लिए 5 λ/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पाथ डिफरेंस जहां जहां होगा वहां मिनिमा बनेगा। तो मिनिमा की पोजीशंस आप लेबल कर दीजिए, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। तो इक्वल इंटेंसिटी सभी ब्राइट फ्रिंजेस को मिली हुई है और इक्वल विड्थ भी आप देख सकते हो। जबकि ठीक कंपेयर करो डिफ्रैक्शन पैटर्न से तो यहाँ पे सारी की सारी लाइट एनर्जी सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा को मिल जाती है और उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो काफी वीक होते हैं और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसको वो कितना विड्थ उसकी कितनी है ये हम फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन से सेंटर से ये दोनों पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि ये कितनी विड्थ का होगा। तो ये तीन आपके डिफरेंस हो गए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच। अगर केवल एक डिफरेंस पूछा जाता है तो आप इनकी डेफिनेशंस में से कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं। हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। अब डिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा बेटा कि एक लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, रास्ते में ऑब्स्टेकल आएगा, ऑब्स्टेकल के पीछे शैडो बननी चाहिए, लेकिन अगर वो ऑब्स्टेकल लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो लाइट शैडो रीजन में घुस जाएगी और उसके शैडो को उस तरीके से आप नहीं देखेंगे जैसे दरवाजे के पीछे या किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जैसे आप नॉर्मली शैडो देखते हैं, वैसे आप उस बहुत बारीक से डायमेंशन वाले ऑब्स्टेकल के पीछे शैडो नहीं देखेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस एट द एज ऑफ दैट ऑब्स्टेकल। अब जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है उसमें क्या है, सोर्स और जो स्क्रीन जिस पर हम ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ले रहे हैं वो ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, प्रैक्टिकली हम उसको लेंस यूज करके उस कंडीशन को तैयार करते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे हिसाब से काफी समय से नहीं आया है, कंडीशन फॉर nth मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये बहुत समय से नहीं आया है। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो डेरिवेशन है ये हम अभी समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विच शेप वेव फ्रंट इंसिडेंट्स ऑन द स्लिट। तो देखो ध्यान से देख लो, हम यहाँ पर एक लेंस लगाते हैं कॉन्वेक्स, उसके फोकस पर सोर्स रखते हैं, इस सोर्स से जो रेस चलती है वो आफ्टर डिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है और अगर पैरेलल बीम चल रही है और स्लिट पे इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल बीम के लिए वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, ये रेक्टेंगुलर, एक दूसरे के पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेन्स जो हैं वो वेव फ्रंट हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कैसा वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। याद रहेगी ये बात। और इसके बाद फिर जो प्लेन वेव्स यहाँ से डिफरेंट एंगल्स पर निकली बेंड होकर, वो प्लेन जो वेव्स हैं रेज हैं उनको ये लेंस फिर डिफरेंट पोजीशन पर स्क्रीन की इकट्ठा करता है, इंटरफेयर कराता है और हमको डिफरेंट मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, स्लिट पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में। जल्दी से आ जाते हैं डेरिवेशन पर। देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब मैथमेटिकल कम है, लॉजिकल स्टेप्स ज्यादा यूज हुए हैं। एक वेव फ्रंट जो इस स्लिट पर इंसिडेंट होता है, उस वेव फ्रंट, ये ब्लैक लाइन वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम मैथमेटिकली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर स्लिट की विड्थ a है तो इस हिस्से का जो विड्थ हो गया वो a/2, इस हिस्से का विड्थ हो गया a/2। अब क्योंकि इसी के सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफेयर करके यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले ऊपर वाले हाफ की ये पहली वेवलेट और नीचे वाले हाफ की ये पहली वेवलेट,
इन दोनों को स्क्रीन पर एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज कराते हैं और हम कहते हैं कि अगर ये मिनिमम यानी कि डिस्ट्रक्टिवली, फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट मिनिमा हमको मिलेगा उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों वेव्स कैसी हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट हाफ, ऊपर वाले हाफ की पहली वेव और नीचे वाले हाफ की पहली वेव, ये दोनों डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके यहाँ पर पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और पहला मिनिमा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो सिंपली होना चाहिए λ/2। मैं ये याद कराना चाहती हूँ बार बार बोलकर। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहला मिनिमा, पाथ डिफरेंस λ/2। दूसरा मिनिमा, पाथ डिफरेंस 3 λ/2। तीसरा मिनिमा, पाथ डिफरेंस 5 λ/2। या आप कह सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो अगर पहला मिनिमा यानी n को 1 रख दो, λ/2। दूसरा मिनिमा यानी n को 2 रख दो, 3 λ/2। तीसरा मिनिमा यानी n को 3 रख दो और 5 λ/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 जब जब पाथ डिफरेंस होगा मिनिमा प्रोड्यूस होगा। तो अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके पीछे के सारे लॉजिक्स इंटरफेरेंस में मैं एक्सप्लेन करके आई हूं और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप क्विक रिवीजन ऑफ इंटरफेरेंस में जाकर इसको जल्दी से समझ लें अगर आपको इसमें दिक्कत है तो। लेकिन ये कंडीशन होती है कि जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। और ये जो ए है स्लिट की विड्थ, इसको लेमडा से बहुत बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन, स्लिट विड्थ स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस से बहुत छोटी है और स्लिट विथ लेमडा ऑफ द लाइट वेव उससे बहुत बड़ी है, तो ये जो दोनों वेव्स है ना जो वहां मिलेंगी जाके, रेज कह लो, ये दोनों रेज इतने छोटे एंगल पर मिलेंगी कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। बहुत छोटे, मैंने आपको इंटरफेरेंस में भी बताया था कि दोनों छोटे पॉइंट से जो दो वेव्स चल रही हैं, सोचो वो बहुत दूर जाकर अगर मिलती हैं, ये देखिए तो कितने छोटे एंगल पर मिलेंगी जाकर, बहुत छोटे एंगल पर मिलेंगी जाकर। यानी इन दोनों रेस को एक्चुअली आप पैरेलल मान सकते हो, क्योंकि एंगल 0 मतलब पैरेलल। और फिर हम ये लॉजिक लेते हैं कि अगर दो पैरेलल रेस हैं या लाइंस हैं और आपको ये पता करना है कि छोटी वाली कितना छोटी है, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट से छोटी वाली से आप बड़ी वाली पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये जो लाइन का हिस्सा बचा यही इन दोनों के बीच का लेंथ डिफरेंस है। सेम यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले हमने इन कंडीशंस के थ्रू ये इंश्योर किया कि ये लगभग पैरेलल रेज हैं, ये एंगल बहुत छोटा है। उसके बाद हमने छोटी वाली रे से बड़ी वाली रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो लेंथ मिली यही इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस है। अब इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। कैसे, अगर ये थीटा एंगल पर ये पोजीशन है जहां पर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो देखो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा, यानी जो ये एंगल वही यहाँ पे एंगल हो गया। अब ये a/2 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ट्राइंगल से दिस लेंथ इज a/2 sin θ1, पाथ डिफरेंस इज a/2 sin θ1। अब ये आपको पहला मिनिमा दे रहा है, तो पहला मिनिमा देने की कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर होना चाहिए। 2 कैंसिल हो गया, तो a sin θ1 इज फर्स्ट मिनिमाज एंगुलर पोजीशन, वो आ गई लैम्डा। कंडीशन याद रखना है, तो पहले मिनिमा की कंडीशन आ गई लैम्डा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको लॉजिकली लिखते हैं कि सेम लॉजिक पर इस वेव फ्रंट को, जिसको अभी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सेम लॉजिक रखते हैं कि हर पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट की पहली वेव नीचे वाले पार्ट की पहली वेव से जहां डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, अब वो सेकंड मिनिमा की पोजीशन होगी। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करके अब आप लॉजिकली लिख सकते हैं दैट ऑन सेम लॉजिक नाउ वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा will be decided according to the rule that path difference of second minima is 2 lambda। जैसे पाथ ऑफ फर्स्ट मिनिमा हमें मिल गया a sin थीटा इज इक्वल टू lambda, तो जैसे ये मिला था बिल्कुल वैसे ही a sin थीटा 2 विल बी 2 lambda। मैथमेटिक्स करेंगे तो ये मिलेगा। और फिर सेम लॉजिक पर जो nth मिनिमा है उसका पाथ डिफरेंस a sin थीटा n इज इक्वल टू n lambda के बराबर होगा। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो nth मिनिमा, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो सेकंड मिनिमा। जैसे कि ये कंडीशन इस फॉर्म में
आ गई थी और हमने कहा था a sin थीटा इक्वल टू 1 लेमडा मतलब पहला मिनिमा, 2 लेमडा मतलब दूसरा मिनिमा और n लेमडा मतलब nth मिनिमा। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर nth मिनिमा। आपको बिल्कुल इसी शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते हुए लर्न कर लेना है और इसी फॉर्मेट में आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिखना है, इंक्लूडिंग दिस डायग्राम इन विच मैथमेटिकल स्टेप्स आर शोन। इसमें से या तो ये डेरिवेशन आएगा या छोटे क्वेश्चंस आएंगे या न्यूमेरिकल आता है। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो जनरली आता है कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताओ। तो कैसे लिखेंगे हम? हमें पता है कि फर्स्ट मिनिमा ऊपर, यहां से जितनी ऊपर है ना, एंगुलर पोजीशन हो और चाहे वाई के टर्म्स में हो, पोजीशन के टर्म्स में हो। तो फर्स्ट मिनिमा इधर और फर्स्ट मिनिमा नीचे, ये दोनों पोजीशंस थीटा वन देखो, ऊपर थीटा वन नीचे थीटा वन। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी होगी तो वो हो जाएगी 2 थीटा वन। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? जैसे हमने पहली कंडीशन लगाई a sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा फॉर फर्स्ट मिनिमा, साइन थीटा निकाल लेंगे और उसके बाद थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालकर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर पूछा जाए कि लेमडा को इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज होगी। अगर पूछा जाए कि स्लिट की विड्थ डिक्रीज की जाए, ए क्या बता रही है? स्लिट विड्थ। तो अगर ये डिक्रीज करते हैं तो भी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज करेगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पर लेमडा और ए का क्या असर होता है, ये इस वाले फॉर्मूले से आपको आंसर मिलेगा। और इसके अलावा ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो पहला मिनिमा मिलेगा वो लेमडा बाई ए पे, दूसरा 2 लेमडा बाई ए पे, तीसरा 3 लेमडा बाई ए पे, चौथा 4 लेमडा बाई ए पे, और ये एंगुलर पोजीशंस हैं। अगर आपको स्क्रीन पे सेंटर से डिस्टेंस निकालना होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लेमडा बाई ए के साथ कैपिटल डी और जोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल में अगर आपको फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन पूछते हैं तो लेमडा बाई ए है, सेकंड मिनिमा की पोजीशन पूछते हैं तो 2 लेमडा बाई ए है, थर्ड मिनिमा की पोजीशन पूछते हैं तो 3 लेमडा बाई ए है। ये पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम सीधे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ऑब्जर्व विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। जैसे ये 2 साल लगातार पूछा गया है, लेमडा दी हुई है, स्लिट की विड्थ ए दिया हुआ है एंड क्वेश्चन इज फाइंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बहुत सिंपल बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है पहले मैक्सिमा मिनिमा की, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, है ना। तो साइन थीटा इज लेमडा बाई ए। साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू आपने मीटर्स में रखी, ए की वैल्यू आपने मीटर्स में रखी, सॉल्व किया, आंसर आया 0.5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो एंगुलर विड्थ है मैक्सिमा की वो 2 थीटा होगी, तो हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री एंगुलर विड्थ है। ठीक है, इसी के साथ तुम दूसरा क्वेश्चन देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि लगभग एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। यहां भी वेवलेंथ दी हुई है और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिया हुआ है, और क्या पूछा है? विड्थ ऑफ स्लिट ए। फिर से हमने लिखा साइन थीटा इज लेमडा बाई ए। अब हमको पता है कि जो एंगुलर विड्थ है दैट इज एक्चुअली 2 थीटा, तो थीटा इज 30 डिग्री। साइन थीटा इज लेमडा की वैल्यू रखी, ए कैलकुलेट करना है, थीटा की जगह 30 रख दिया, कैलकुलेशन किया और ए की वैल्यू निकाल ली। सच सिंपल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लेमडा गिवन है, फर्स्ट मिनिमा वाज एट दिस एंगुलर पोजीशन, फाइंड स्लिट्स विड्थ एंड एंगुलर पोजीशन थीटा 2 at which second minima is found. Also calculate angular width of central maxima. तो देखो, sin theta 1 is lambda by a, this is for first minima. अब उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? फाइंड स्लिट्स विड्थ। तो हमने कहा कि sin theta 1 बराबर lambda by a, so a is lambda by sin theta 1। तो हमने lambda की वैल्यू जो दी थी वो लिख दी और थीटा 1 की जो वैल्यू दी थी वो लिख दी, और आप कैलकुलेटर से sin theta 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेट करके तुमको स्लिट विड्थ मिल जाएगी मीटर्स में। इसके बाद दूसरे पार्ट पर आते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। आपको पता है सेकंड मिनिमा 2 लेमडा बाई ए पे, फर्स्ट मिनिमा लेमडा बाई ए पे, थर्ड मिनिमा 3 लेमडा बाई ए पे। तो एंगुलर पोजीशन या यूं कह लो सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या थी? ए साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमडा। तो साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमडा बाई ए, लेमडा की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, जो वैल्यू आई उसको कैलकुलेटर की हेल्प से आप थीटा 2 निकाल लीजिए। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा आपको मिल गई। फिर थर्ड पार्ट पूछा था उन्होंने, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वो आपको पता है कि फर्स्ट मिनिमा की जो पोजीशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मिलता है।
सेम तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, तो हम इन सबको एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, लॉजिकल क्वेश्चन, वो क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द पोजीशन? मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज यूज्ड और इसकी पोजीशन ऑब्स्टेकल से इफेक्टिवली इन्फिनिटी पर होती है। 2017 में आया था एंड अगेन यू कैन सी देयर इज अ फेयर चांस कि आप इसको फिर से देखें। इसके बाद what happens to diffraction pattern when another parallel slit is made close to the first slit? एक स्लिट है और उसके बगल में एक और स्लिट लगा दी जाए। आपको पता है कि दो स्लिट में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जबकि दो स्लिट में से एक बंद कर दिया जाए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बाद एक ये भी क्वेश्चन है जो बहुत प्रोबेबल है, what happens when white light is used in place of monochromatic light in Young's double slit experiment also and in diffraction also? At center, all wavelengths will interfere constructively because path difference between them is zero. So we will have white fringe at the center. और अगर diffraction है तो white central maxima like this. ठीक है ना? But on both sides of white central maxima, we will have colored fringes. Colored interference pattern में भी colored मिलेंगी और diffraction pattern में भी colored मिलेंगी. On both sides of white central fringe, we will have colored fringes as each wavelength will produce its own interference or diffraction pattern. तो सेंट्रल वाइट के बगल में दोनों साइड में आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, वेदर इट इज इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न। कब? इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आई होप कि डिफ्रैक्शन के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे और अब आपको डिफ्रैक्शन से डर नहीं लग रहा होगा।